हैं। समीकरण हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है, महागठबंधन मजबूत पोजीशन में है। माननीय नीतीश कुमार जी का नाम देश में क्या पूरी दुनिया में लिया जाएगा महिला सशक्तिकरण के रूप में, और महिला आधी आबादी माननीय नीतीश कुमार जी को मानते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना हिम्मत किया है, जातिगत जनगणना करा करके उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने जारी किया है, आज मुद्दा जो है पूरे देश में हिस्सेदारी और भागीदारी की हो रही है। उन्होंने कहा जो काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। उन्होंने कहा जो कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई और दुगुना हो गया। और अभी मेरा एक ही सपना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री कैसे बनावें, दिल्ली के गद्दी पर एक बिहारी को कैसे बैठावें, इसकी चिंता है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है नेशनल न्यूज हंट। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मधुबनी जिला जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महानारायण राय जी। आपको बता दूं कि महानारायण राय जी दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे और अभी फुल टाइम राजनीतिक में आ चुके हैं। और राजनीतिक में आने के बाद इन्होंने अपना जो मुकाम है जदयू को चुना, जदयू पार्टी में शामिल हुए और बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल कर ली है। और अभी बिहार में मधुबनी जिला के जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है अध्यक्ष के पद पे जो है यह कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो आखिर हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप जॉब को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके राजनीति क्यों चुने। ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि नौकरी से रिजाइन करने के बाद कोई ना कोई अपना कारोबार लोग शुरुआत करते हैं और कारोबार में अपना अच्छा उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन राजनीतिक को चयन बहुत कम करते हैं लोग, क्योंकि राजनीतिक में ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत संघर्ष है और अभी ये युवा हैं, आप देख सकते हैं कि युवा है, तो ये राजनीति को ही क्यों चुना, यह हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले नेशनल न्यूज हंट पे आपका स्वागत है और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक को ही क्यों चुने जॉब छोड़ने के बाद, क्या कारण है, क्यों आपने जो है, और उसमें जदयू पार्टी को आपने चयन किया, पार्टी बहुत है, तो सबसे पहले आप राजनीतिक में क्यों आए यह हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद संतोष जी। मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि हमारे परिवार में हमारे चाचा स्वर्गीय उमाकांत राय जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 1984 की बात है, उस टाइम उन्होंने झंझारपुर लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और उसके बाद हम पढ़ाई करते रहे, वो राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में थे। समय बीता गया, हम जब कॉलेज में पढ़े उसके बाद भी उनके संपर्क में थे, उनके साथ थे। और साथ में स्वर्गीय रामेश्वर बाबू जो 2 टर्म विधान परिषद के सदस्य रहे, उनकी बहन की शादी मेरे परिवार में था, तो 2 बड़े नेता का सानिध्य मुझे मिला था। उन लोगों के साथ समय गुजारने का मौका मिला था। उन लोगों के हर कठिनाई में मैं साथ था, मुझे उनके सब कुछ देखने को मिला। इसलिए प्रेरणा तो वहीं से मिली थी, परिवार से ही, जो उन्होंने कितना कष्ट करके राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। और हमारे चाचा स्वर्गीय उमाकांत राय भी पूरे संघर्ष में थे। उसके बाद जब जदयू क्यों चुना, इसके पीछे मैं बता रहा हूँ। जब समता पार्टी और जदयू की स्थापना काल से ही हमारे चाचा स्वर्गीय उमाकांत राय माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किए और जीवन पर्यंत काम करते रहे। और इसीलिए मैं उन्हीं के विचारधारा के साथ पहले भी चलता था। जब मैं नौकरी करता था, चूँकि प्राइवेट नौकरी थी और मैं अच्छी खासी नौकरी थी हमारी, लेकिन मैं चुनाव से या राजनीति से दूर नहीं रहा। जब दिल्ली में रहे तो तब भी हम सभी के साथ, जो भी लोकसभा से लोग जीत के जाते थे, माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंगला मंडल जी, उनके सानिध्य में रहे दिल्ली में भी, और लोगों का काम करवाते थे, पैरवी पैगाम जो भी होता था, सेवा की भावना से करते थे काम। उसके बाद हम जब बिहार में मैंने देखा, जो चूँकि हम बहुत नज़दीक से थे रामेश्वर बाबू और स्वर्गीय उमाकांत राय के साथ, जो कठिनाइयाँ आई उस सबका अनुभव था। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, हमारा 2 बेटा है, उनको मैंने पहले सेटल किया
पढ़ा लिखा करके जब सेटल हो गया दोनों बेटा, उसके बाद मैंने जॉब रिजाइन करने का फैसला लिया और जॉब रिजाइन करके मैं फुल फ्लेज कुछ दिन तक मैं दिल्ली में ही रहा, विभिन्न आंदोलनों से जुड़ा रहा, बिहार और बिहारियों के लिए मैं लड़ता रहा। उसके बाद मैं एक संगठन बनाया, जातीय संगठन राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय अमाज समाज कल्याण समिति, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिसका मुद्दा था जो जातीय लिस्ट में अमाज जाति का सूची में नाम दर्ज नहीं था, उसके लिए हम एक संगठन बनाए, जातीय संगठन, और उसको मजबूत करने के लिए और बिहार में भी इसका विस्तार करने के लिए हमने 2017 में जॉब रिजाइन किया। उसके बाद बिहार में हमने सम्मेलन कराया। सम्मेलन के बाद सक्रिय राजनीति में मैं एक्टिव हो गया और जदयू को ही इसलिए चुना क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी से प्रभावित हम भी हैं और हमारे चाचा जी भी उनके साथ जुड़े थे जीवन पर्यंत, इसलिए मैंने जदयू को चुना। अच्छा, राजनीतिक में फायदे कम नुकसान ज़्यादा होता है आपको लग रहा है, तो आप क्यों रहा? हमने देखा है दिल्ली में बहुत सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी सभी करोड़पति रहते हैं, लेकिन उनका आज तक कहीं नाम निशान नहीं है। करोड़पति बहुत हैं, लेकिन पैसे की बात नहीं है, यहाँ जन सेवा की भावना है। यदि मान लीजिए हम ही लोगों के बीच से किसी को नेतृत्व करना है, बहुत परेशानी है। मैंने एक एक पैसे के लिए मैंने उनको लड़ते हुए देखा है, रामेश्वर बाबू को, उमा बाबू को, और मैं उसके साथ खड़ा था। मैं जब नौकरी करता था मैं उनको मदद करता था, उन दोनों लोगों को। हमारे महानुभाव हमारे गार्जियन थे, तो हमने देखा है परेशानी कितनी है। लेकिन परेशानी के बावजूद भी रामेश्वर बाबू को 2 टर्म MLC बनने का मौका मिला, तो सब कुछ सफल हो गया। आज उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे समाज के लिए। तो किसी को न किसी को तो आगे त्याग तपस्या करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। सब कोई पैसा ही नहीं होता है। एक मान लीजिए आज छोटी सी पद मुझे मिली है, अति पिछड़ा जदयू का अध्यक्ष हूँ जिला का। आज मेरी कितना मान सम्मान है और मैं जनता के बीच में काम कर रहा हूँ, एक अलग मेरी पहचान बनी है। ये पहचान पैसे के बल पर नहीं हो सकता है। तो मैं ये पहचान बनाने के लिए और अपने समाज के लिए काम करने के लिए हमने राजनीति में आया। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आगामी लोकसभा चुनाव है, अभी बहुत नज़दीक है और इसका जो है कार्य तमाम लोकसभा क्षेत्र में शुरुआत हो चुका है। तमाम स्टेट में, पूरे देश में आप कह सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी है 2024 का लोकसभा चुनाव। और 2024 में फिर आपका जो इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन कह सकते हैं और NDA के साथ कड़ा मुकाबला है। बिहार में देखने को जो मिल रहा है, जैसे चर्चाएँ हैं, NDA भारी पड़ने वाला है। महागठबंधन इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल नहीं मानते हैं। समीकरण हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है, महागठबंधन मजबूत पोजीशन में है। और माननीय कैसे मजबूत पोजीशन में? माननीय नीतीश कुमार जी को जब पहली बार मौका मिला था मुख्यमंत्री बनने का 2005 में, उन्होंने 2006 में अगले एक साल के बाद ही उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण महिला के लिए और 20% आरक्षण अति पिछड़ों के लिए लागू किया। इतना ही नहीं, अगले साल जब नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने 50% महिला के लिए और 20% जो है अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया। और इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी में 35% का आरक्षण लागू किया। आज उन्होंने जो इसका परिणाम है, आज पूरे बिहार में जितनी महिला पुलिस है, पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी महिला पुलिस नहीं है। तो उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया, हम तो समझते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का नाम देश में क्या पूरी दुनिया में लिया जाएगा महिला सशक्तिकरण के रूप में। और महिला आधी आबादी माननीय नीतीश कुमार जी को मानते हैं और उनका समर्थक है, तो कैसे कर सकते हैं जो कि उनका पलड़ा भारी है। इसके बाद अभी जातिगत जनगणना जो हुई है, आज पूरे देश में चर्चा थी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्या कहते हैं, ये सब का चर्चा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना हिम्मत किया है, जातिगत जनगणना करा करके उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने जारी किया है, आज मुद्दा जो है पूरे देश में हिस्सेदारी और भागीदारी की हो रही है। पहले मुद्दा से भटकाया जा रहा था, आज मुद्दे की बात हो रही है, रोटी और रोजगार की बात हो रही है। जबकि बीजेपी सरकार उन्होंने जो मुद्दा लाया था सब पर भारी पड़ गए माननीय नीतीश कुमार जी का मुद्दा जातिगत जनगणना। अब सब देश में, सब राज्य में ये आवाज़ उठ रही है जो हमारे राज्य में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए और संख्या के आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए जितना काम किए,
वो आज तक किसी ने नहीं किया है, तो कैसे कह रहे हैं जो कि मतलब एनडीए महागठबंधन में भारी पड़ जाएगा। इंडिया जो गठबंधन जो बना है सब पर भारी है, और नीतीश कुमार जी ऐसे पहले शख्स हैं, इंडिया का पहला आदमी जो इन्होंने पूरे विपक्षी को एक मंच पर ला करके बैठा दिया। विभिन्न अलग अलग विचारधारा के लोगों को, सब लोग कहते थे ये संभव नहीं है, जो किसी ने सोचा नहीं था, माननीय नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। तो कैसे कह रहे हैं आज देश में सबसे बड़ा व्यक्तित्व कोई है तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व है। अच्छा, मैं पलड़ा इसलिए भारी मैं बता रहा हूँ कि एनडीए जो है उनके पास 350 प्लस लोकसभा के सीटें हैं और आप लोगों के पास 200 से नीचे ही है। ये एक चीज़ है उसका पलड़ा भारी होने का। दूसरा जो आप बता रहे हो कि अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हो आप, तो बीजेपी का कहना है जातीय जनगणना से देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक गणना भी तो हुई है। जब माननीय नीतीश कुमार जी को लगा जो हमारे समाज के बहुत सारे वर्ग पीछे छूट रहे हैं, तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराया, साथ में आर्थिक सर्वे भी कराया। कैसे कैसे बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अभी यदि मान लीजिए जनगणना जो हुआ है, संख्या तो गिना ही गया है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या है वो भी उसका भी आकलन हुआ है, और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है, और माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित करके दिखाएंगे। अच्छा, 350 प्लस मैं अभी बताया हूँ और आपका 200 से नीचे है सीट है, तो कैसे कैसे मुकाबला? माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये साबित हुआ है। जो भी कहा है आज तक सारे काम हुआ है। उन्होंने कह दिया है जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे, तो इसको आप मान लीजिए, ये गांठ मान लीजिए, जो 24 में 14 में जो आए थे 24 में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा है जो बीजेपी को 100 सीट के नीचे ला देंगे तो 100 सीट के नीचे आएंगे। जी, तो आपके हिसाब से अगली बार, जैसे कि अभी विपक्ष में कोई है ये नहीं है केंद्र में, विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष का कोई पार्टी है ये नहीं, तो आपको लग रहा है कि पक्ष में यानी कि सरकार बना लेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, नहीं तो कम से कम विपक्ष में आ सकते हैं, क्या आश्वस्त करना? जातिगत जनगणना ये साबित कर दिया है जो हमारी संख्या 84% है, अति पिछड़ों की आबादी 36% है, मुस्लिमों की आबादी 17% है, और यादवों की आबादी 14% है, दलितों की आबादी 19% है। तो 84% हमारे साथ है, महागठबंधन के साथ है। आप कैसे श्योर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे साथ समीकरण ऐसा बना हुआ है। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम जो बात कर रहे हैं आप, लेकिन समीकरण का बात नहीं होता है ना यहाँ पे, तो भैया जनता का इच्छा की बात है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए और प्रधानमंत्री इसलिए नरेंद्र मोदी को अभी भी चाह रहे हैं लोग, जो इन्होंने जो है 5 किलो गरीबों का प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब परिवार के हैं अनाज फ्री दे रहा है, गैस सिलेंडर फ्री में दिया है, और बहुत कुछ काम किया है। 6,000 रुपया और 5 किलो अनाज से किसी का जीवन बदला है? आज तक नहीं बदला है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग को पहचान करके हर वर्ग के लिए जो काम किया है उसका जीवन स्तर बदला है। कोई ऐसा देश का कोई परिवार नहीं है, देश का नहीं, बिहार का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो नीतीश कुमार जी की योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, न कोई ऐसा वर्ग है। तो कैसे कह रहे हैं जो कि मतलब नीतीश माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया 2024 में, 14 में और 2019 में, कितना वादा पूरा किया अभी बताइए? उन्होंने कहा जो काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। उन्होंने कहा जो कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई और दुगुना हो गया। किसानों की दुगुनी करेंगे, किसानों की आय दुगुनी हुई? नहीं हुई। 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज साबित कर दिया, कल ही परसों की बात है, उन्होंने 1,20,336 सरकारी नौकरी दे करके पूरे देश के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया और इतिहास बना दिए हैं। आज दूसरे राज्य से बिहार में सरकारी नौकरी करने लोग आते हैं। पहले कहा जाता था, बीजेपी के समय में कहा जाता था पढ़ लिख के पोखरा तलना भी एक रोजगार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे इतिहास बना दिया है। जो सरकारी नौकरी करने गुजरात से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, यूपी से बाहर आ रहे हैं, सब लोग बिहार में सरकारी नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं, ये तो बात तो गलत है। दूसरे प्रदेश से बिहार में क्यों? बिहार का उतना सीट तो कम हो गया। एक सेकेंड,
आज पूरा देश हमारा है, कोई बिहार ही हमारा नहीं है, पूरा देश हमारा है और पूरे देश पर संवैधानिक अधिकार है जो हम देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आज बिहार के लोग हर स्टेट में जा कर के अपना नौकरी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज क्यों नहीं माननीय नीतीश कुमार जी जो डिसीजन लिए हैं, जो पूरे देश पर हमारा अधिकार है और पूरे देश में हमारा बिहारी और पूरे देश के लोग बिहार में भी आ सकते हैं। इसमें कोई बिहार एक अलग राज्य है, लेकिन देश तो हमारा है। अलग अलग करने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजनीतिक में आने का एक सपना जरूर होता है लोगों का, जब भी राजनीतिक में पदार्पण होता है किसी का भी, उनको एक जरूर दिमाग में रहता है कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो। आपका क्या इच्छा है? लोकसभा चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने, क्या है इच्छा है? कुछ तो होगा। निश्चित रूप से हम आए हैं तो लीडर बनने आए हैं और सबका सपना होता है। और अभी तो हम जदयू का अति पिछड़ा का जिला अध्यक्ष बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है और मेरा एक ही सपना है अभी, जो अति पिछड़ा को इतना मजबूत कर देना है और सबको, और हमको मौका भी मिला है कर्पूरी चर्चा के माध्यम से, एक मुझे हथियार मिला है। मैं जन जन तक जा रहा हूँ माननीय नीतीश कुमार जी के कामों को जो उन्होंने 20 साल में किया है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बदला है, समाज में समानता आई है, उस बातों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और अभी मेरा एक ही सपना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री कैसे बनावें, दिल्ली के गद्दी पर एक बिहारी को कैसे बैठावें, इसकी चिंता है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम अति पिछड़ों को गोलबंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे चाचा जी स्वर्गीय उमाकांत राय जब तक रहे पार्टी में, तब तक उन्होंने अति पिछड़ों को ही गोलबंद करते रहे, जाति के साथ, जमात के साथ चलते रहे हुए। उन्होंने 89 में निर्मली का सम्मेलन कराया, उसके बाद पटना में तीन जाति को मिला करके अमान, धानु, क्योट इनका सम्मेलन करवाए थे। उसके बाद 2008 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में अमात चेतना के माध्यम से उन्होंने पूरे अति पिछड़ा का मीटिंग करवाए थे। तो उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों के लिए काम किया है, मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। और मैं उनसे, रामेश्वर बाबू से और उमाकांत राय से प्रेरणा ले रखा हूँ। मुझे जानकारी है संगठन का और मैं अपने संगठन को जिला में मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला है। अति पिछड़ों को गोलबंद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, हमारे संख्या अभी पता लग गया हो, जो 36% आबादी हमारी है, तो 36% आबादी हमारी है। और सबसे यदि अगर किसी के लिए काम किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो अति पिछड़ों के लिए काम किया है, सबसे अधिक काम किया है। तो हम इस बात को जन जन तक जा करके पहुंचा रहे हैं और मुझे उम्मीद है जो आने वाले समय में अति पिछड़ा जो है नीतीश कुमार जी को ही नेता मानेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री की बात है, आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री बिहारी नहीं बना, इस बार उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। जी, तो ये थे महानारायण राय जी, हमसे बात कर रहे थे और जो क्वेश्चन हमने, जो प्रश्न इनसे मैंने किया है, बेबाकी से जवाब दिया है और आगे भी हम बातचीत करेंगे इनसे। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और इस चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो फॉलो एवं लाइक जरूर कीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।